कैपेसिटी सर्किट में भी पावर कंजम्पशन जीरो है ना। एलसीआर सर्किट में पावर कंजम्पशन होता है ERMS into IRMS into cos phi। यहाँ पर cos phi क्या कहलाता है पावर फैक्टर, और दिस पावर इज कॉल्ड एज ट्रू पावर, याद है ना। फिर हमने पावर फैक्टर को डिफाइन किया था दो तरीके से है ना, उसका अलग अलग फॉर्मूला भी निकाले थे और फिर एक बड़ा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट एक टॉपिक है अपना LC ऑसिलेशन, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक है, इसको समझते हैं। फिर आज का जो मेन टॉपिक है अपना वो रेजोनेंस सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस का टॉपिक। ये पहले एक छोटी सी थ्योरी है, पहले इसको देख लें। LC ऑसिलेशन, देखो ऑसिलेशन हम लोगों ने पूरा एक चैप्टर पढ़े या नहीं पढ़े? ऑसिलेशन एक चैप्टर पढ़े ना, याद करो ऑसिलेशन में क्या होता है। लाइक एक पार्टिकल ये अबाउट मीन पोजीशन ऑसिलेट कर रहा हो तो क्या करता है, पहले मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम से रिटर्न मीन पे आएगा, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा और नेगेटिव एक्सट्रीम से रिटर्न मीन पे है ना। तब हम लोग बोलते हैं कि एक ऑसिलेशन क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो चेंज होती हैं, जैसे इफ यू टॉक अबाउट वेलोसिटी, अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम। जैसे जैसे पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जाने लगता है वेलोसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और एक्सट्रीम पे पहुँचने कितनी जाती है, जीरो। फिर जब पार्टिकल एक्सट्रीम से रिटर्न मीन पर आने लगती है तो वापस इसकी वेलोसिटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है ना। और मीन पे आते आते वापस क्या हो जाती है, मैक्सिमम। फिर यहाँ से वापस नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाते वक्त मिनिमम कम होने लगती है, यहाँ पर जीरो, और फिर वापस से मीन की तरफ जाते वक्त बढ़ने लगती है। ये तो वेलोसिटी की बात है। एक चीज़ और है जो ऑसिलेशन के प्रोसेस में कम ज़्यादा होते हैं, एंड दैट इज एनर्जी। क्या बेटा, एनर्जी। दो एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं, याद है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला आता है हाफ kV/x², याद है। ऑल ऑफ दिस वी हैव स्टडीड एंड डिराइव्ड इन ऑसिलेशन चैप्टर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ k A² - x², करेक्ट है। अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो होती है, मेन पोजीशन पे क्या रहती है, जीरो। फिर जैसे जैसे पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जाने लगता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अब जब आप एक्सट्रीम की तरफ बढ़ने लगोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होने लगती है बेटा, कम होने लगती है, और वहीं बढ़ने लगती है, और वहीं पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होने लगती है, कम। और एल्स आई कैन से दैट जैसे जैसे पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ बढ़ता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है किसमें, पोटेंशियल। क्योंकि किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट टोटल एनर्जी इट विल बी कंस्टेंट, सेम रहेगा ना। लाइक अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, ये बढ़ करके 3 जूल होगी, तो ये घट करके कितनी होगी, 7, क्योंकि टोटल कितना आने वाला है, 10 ही आने। तो वी कैन से कि मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और पॉजिटिव एक्सट्रीम आते आते पूरी की पूरी, सॉरी उल्टा बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव एक्सट्रीम आते आते पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में चल जाती है, पोटेंशियल। यानी यहाँ पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, 10 जूल के बराबर हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में चल गई, पोटेंशियल। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम, इंटायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप पॉजिटिव एक्सट्रीम से रिटर्न मीन पे आने लगोगे तो फिर से यही चीज़ होगी, लेकिन अब क्या होगा, अब पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट है। और फिर जब ये मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएंगे तो रिटर्न काइनेटिक एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और नेगेटिव एक्सट्रीम से रिटर्न मीन पर आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। कैन यू सी वन थिंग, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव से मीन, इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जीज होती है वो वन बाय वन बैक एंड फोर्थ कन्वर्ट होते रहते हैं, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। सो ये एक फीचर है किसका, ऑसिलेशन। किसका फीचर है बोलो, ऑसिलेशन। ऐसा ही कुछ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर आल्सो, बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को देखा था, इधर हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नहीं देखेंगे, यहाँ हम लोग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देखेंगे। कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और ये भी बैक एंड फोर्थ बार बार एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एकदम मैक्सिमम रहेगी, मैग्नेटिक जीरो रहेगी,
फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक में कन्वर्ट होने लगी और फिर पूरी की पूरी मैग्नेटिक बन जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो और फिर रिटर्न उल्टा प्रोसेस मिलेगा समझ में और फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इसको भी आप ऑसिलेशन बोल सकते हैं, ऑब्वियसली यू कैन कॉल ऑसिलेशन। देन व्हाई आर वी कॉलिंग इट एलसी ऑसिलेशन? हम लोग इसको एलसी ऑसिलेशन क्यों बोल रहे हैं? एल और सी नाम ही बता रहा है इसको। वी हैव इंडक्टर ओवर हियर, वी हैव कैपेसिटर ओवर। एक इंडक्टर अपने पास है, कैपेसिटर है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? एल सी ऑसिलेशन। एल फॉर इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड सी फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? तो बहुत क्विकली मैं आपको समझा रहा हूँ एलसी ऑसिलेशन कैसे होता है। बहुत ही आराम से सब लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे उसको। फिर पूरा थ्योरी है टेक्स्ट बुक के अंदर 1.5-2 पेज पे लिख के दिया है उसने, लेकिन जब रीड करोगे तो वही सारी बातें लिखी जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो क्या प्रोसेस हो रहा है वो ध्यान से समझ लो, पूरा 2 पेज आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। मेन मुद्दा क्या समझो, ऑसिलेशन इधर होने वाला है, लेकिन आप किसी चीज को ऐसा मूव करते हुए नहीं देखोगे। किस चीज का ऑसिलेशन हो रहा है इधर? एनर्जी का। जैसे ऑसिलेशन में, नॉर्मल ऑसिलेशन में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहती है, बैक एंड फोर्थ बार बार कन्वर्ट होते रहती है, ये इसमें वो उसमें, ये इसमें वो उसमें, इसको बैक एंड फोर्थ बोलते हैं। समझ में आ रहा चीज़ से? उसी तरह यहाँ पे भी 2 एनर्जीज क्या होने वाली? बैक एंड फोर्थ इंटर कन्वर्ट होने वाली। समझ में आ रहा चीज़ से? तो इसको भी आप क्या बोलो? ऑसिलेशन में। समझ में आ रहा है? द ओनली डिफरेंस इज ऑसिलेशन में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बैक एंड फोर्थ इंटर कन्वर्ट होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक एनर्जी बैक एंड फोर्थ कन्वर्ट होती है। सबको समझ में आ रहा है चीज़ से? इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना। तो अभी इसको स्टार्ट करने से पहले बस एक बात और मैं आपको बता दूं, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि जब हम लोग एक कैपेसिटर को चार्ज करते, फुल्ली चार्ज करते हैं, इसमें जब पूरा चार्ज स्टोर हो जाता है तो इस चार्जिंग के प्रोसेस में इस कैपेसिटर के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है? एनर्जी। क्योंकि भाई जब आप इसको बैटरी कनेक्ट करोगे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर आने लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। अब जब इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से फर्दर पॉजिटिव को आपको भेजना है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। बट स्टिल आपकी बैटरी इसको भेज रही है, तो एनर्जी दे रही है ना। ये एनर्जी कहाँ जाके स्टोर होती है? कैपेसिटर के अंदर। तो व्हेनेवर वी चार्ज अ कैपेसिटर, व्हेनेवर वी चार्ज कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, देयर इज अ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड दिस कैपेसिटर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आ रही है ना। इस एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला था, हाफ CV², याद है? हाफ Q/C², 3 फॉर्मूला निकाले। रिमेंबर? एक C और V के टर्म्स में, Q और C के टर्म्स में, Q और V के टर्म्स में। समझ में अच्छे से? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। यहाँ पर हम लोग इसका एल फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ QC²। क्वेश्चन यही वाला क्यों? आप बाकी के 2 भी यूज कर सकते हो, नो इशू। आप कब करें, चाहे ये यूज करो चाहे बाकी का 2 यूज करो। न्यूमेरिकल में आप देखोगे कि हम लोग तीनों में से कोई भी फॉर्मूला उठा सकते हैं। फॉर्मूले को चेंज कैसे करना होता है? एक सिंपल सा फॉर्मूला था, C=Q/V, याद है? इस फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला चेंज है। लाइक यहाँ से Q को अकेला करोगे तो क्या आ जाएगा? CV। इधर ऊपर CV रख दो, नीचे C², C से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया? V/C। समझ में आ रहा अच्छे से? फिर बाद में V/C के अंदर भी C का फॉर्मूला रखेंगे, Q/V। ये Q/V ऊपर जाएगा तो V/V²/Q। सब 3 फॉर्मूले अपने पास आते हैं, ठीक है नहीं? वो अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तब देखिए। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हाफ Q²/C, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में उसने वही फॉर्मूला यूज किया। तो एक तो ये फॉर्मूला अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक से है कि किसी भी कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होता है तो उसके अंदर ये एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं फुल्ली चार्ज रहेगा तो ये एनर्जी देगा, फुल चार्ज से थोड़ा कम चार्ज रहेगा तो भी एनर्जी देगा। इसमें क्यों क्या है? इसके ऊपर मौजूद चार्ज, जितना चार्ज रहेगा उतनी एनर्जी देगा। सर में अच्छे से। और अभी जो पिछला चैप्टर हमने फिनिश किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो रिसेंट चैप्टर हमने खत्म किया, उसमें हमने देखा व्हेनेवर वी हैव अ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, जो अपने पास एक इंडक्टर होता है इंडक्टेंस L, ठीक है ना। और आप इसमें से करंट को पास करते हो, चेंजिंग करंट को, वेरिंग करंट को, करंट विच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें एक करंट इंड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन, है कि नहीं। तो फिर भी ये करंट को अगर फ्लो करते रहे तो एनर्जी लगेगी, है ना। तो करंट को मेंटेन करके रखने के लिए एनर्जी देती है बैटरी। ये एनर्जी जाकर के किस में स्टोर होती है? इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, इसका डेरिवेशन क्या था? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, समझ में आ रहा है। और उसका फॉर्मूला क्या था? देखो, हाफ L/I², याद है उसका क्या फॉर्मूला था? वो हाफ L/I²। तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। दिस इज हाफ Q/C², दिस इज हाफ Li²। ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है Q पर, और ये करंट के ऊपर डिपेंड करता है I पर। अब यहाँ पर अपने को दोनों को एक साथ यूज करना है, इंडक्टर भी यूज करना है, कैपेसिटर भी यूज करना है।
तो दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को यूई से दिखाएंगे और मैग्नेटिक एनर्जी को यूबी से दिखाएंगे। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, डी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? जस्ट लुक एट द डायग्राम ओवर हियर। लेट्स से आई हैव गॉट अ कैपेसिटर, मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, इसको फुल्ली चार्ज कर दिया, फुल्ली चार्ज कर दिया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर जो फुल चार्ज अवेलेबल है, कंप्लीट मतलब पूरा तरीके से चार्ज हो चुका है, इसके ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज अवेलेबल है उसकी वैल्यू Q0। कितनी है उसकी वैल्यू? Q0। तो बताओ इसके पास एनर्जी कितनी रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी रहेगी इसके पास? UE = half Q0 square by C। Now what I am doing, I am connecting this with an inductor in front। मैं इसके साथ एक इंडक्टर, this was the capacitor, this is the inductor। Sorry, Q0 by C। समझा? ठीक है। अब इसके साथ मैं पैरेलल में क्या कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, एक इंडक्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ। पैरेलल में किसको कनेक्ट कर रहा हूँ बोले? इंडक्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये इंडक्टर अभी जस्ट हमने कनेक्ट किया, इस इंडक्टर को हमने अभी जस्ट कनेक्ट किया ना, ठीक है ना। तो अभी इसमें कुछ भी करंट वगैरह फ्लो कर रहा है क्या? नहीं। तो जब करंट ही नहीं आई ही नहीं, करंट ही नहीं, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी रहेगी? मैग्नेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। मैग्नेटिक एनर्जी कितनी रहेगी बोल? 0। मैग्नेटिक एनर्जी विल बी 0। एक बार ये फॉर्मूला कंफर्म कर लूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, पहले वाला ठीक था, हाँ वही बिल्कुल फिट आउट है, हाफ Q स्क्वायर बाय, ठीक है ना। तीन फॉर्मूला है ना अपने पास, हाफ CV स्क्वायर, हमें ये याद रखना, बाकी के दो मैं इसी से निकालता हूँ। फॉर्मूला के हाफ CV स्क्वायर, इधर C की जगह पर अपन क्या रख सकते हैं? C की जगह पर क्या रख सकते हैं? Q बाय V, है कि? तो V से स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या आएगा? हाफ Q। या फिर आप V को चेंज करो, यहाँ पर अपने को Q लेके आने का, C लेके, तो V को चेंज करो, तो कैपेसिटी इज Q बाय V, तो V इज Q बाय C। तो यहाँ पर आएगा Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, हाँ हाफ Q स्क्वायर बाय C। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ रहा है? खैर, तो कैपेसिटर अभी फुल्ली चार्ज है, उसके पास टोटल एनर्जी है हाफ Q0 स्क्वायर बाय C, और इंडक्टर के पास कितनी है बेटा? 0। Isn't it looking like somewhat like this? पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी एक एनर्जी मैक्सिमम और एक एनर्जी 0। ऐसी केस दिख रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी 0 और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है बेटा? मैक्सिमम। सो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है बेटा? मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा, ऑसिलेशन में जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वही एनर्जी बराबर होती है टोटल एनर्जी को भी, याद है? टोटल एनर्जी को ही बराबर, जैसे यहाँ पर ये 0 है, ये 10 है, तो किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी आने वाली? 10 ही आती है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है, इसको भी याद रखें, ठीक है ना। सो दिस इज योर फर्स्ट केस जो आपको मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ व्हाट विल हैपन, सब लोग ध्यान से देखो, कैपेसिटर क्या करता है? जब तक उसको हम लोग चार्ज देते रहेंगे, मतलब उसको बैटरी से कनेक्ट करके रखेंगे, अपने आप को चार्ज करते रहते हैं, और जब उसमें से बैटरी हटा देंगे, कोई दूसरा सर्किट कनेक्ट कर देंगे, तो अब कैपेसिटर अपने आप को क्या करने लगेगा? डिस्चार्ज करने लगेगा। कैपेसिटर यही काम करता है ना, चार्ज होता है, डिस्चार्ज, चार्ज होता है, डिस्चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर याद है, ठीक है ना। नाउ दिस कैपेसिटर विल गेट स्टार्ट डिस्चार्ज। कैसे डिस्चार्ज होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट है, ये इसको सर्किट में भेजने लगेगा। क्या करने लगेगा? सर्किट में भेजने लगेगा। एंड फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मींस व्हाट? करंट। तो यहाँ पे धीरे धीरे करंट फ्लो होने लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करने लगे, मतलब करंट फ्लो करने लगे, ठीक है। तो अभी सेकंड केस में यहाँ पे बना रहा हूँ, सब लोग ध्यान से, वही सेम कैपेसिटर है, वही सेम इंडक्टर है, बट नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पर एक करंट आता है आई, किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और जाहिर सी बात है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, तो नेगेटिव को क्या करेगा? खत्म करेगा, पॉजिटिव ऊपर जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट एक करंट यहाँ पर फ्लो करना शुरू होगा कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने की वजह से। किस वजह से? कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने की वजह से। नाउ टेल मी, सिंस चार्जेस आर स्टार्टिंग फ्लोइंग ओवर हियर, चार्जेस फ्लो स्टार्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो क्या अब कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज रहेगा? नहीं ना, मैक्सिमम से थोड़ा कम है, तो उसको Q0 नहीं बोलूँगा मैं, Q बोलूँगा। क्या बोलूँगा बोल? Q। तो अब जो एनर्जी रहेगी कैपेसिटर के पास, क्या कैपेसिटर के पास अब एनर्जी उतनी रहेगी? उससे थोड़ी कम रहेगी। कौन सी? UE = हाफ Q स्क्वायर बाय C, ठीक है ना। नाउ सी वन मोर थिंग, पहले करंट नहीं था, अब धीरे धीरे करंट आ रहा है, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब चेंज हो रहा है। और चेंजिंग करंट अगर इंडक्टर से फ्लो करता है तो उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा,
है कि नहीं, जिसकी वजह से वो भी एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा और उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या स्टोर होने लगेगी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो अब इस इंडक्टर में एक मैग्नेटिक एनर्जी आने लगेगी जो कि कितनी रहेगी बेटा, बोल यूबी विल बी इक्वल टू टेल मी हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो देख यहाँ पर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी। अच्छा, इन दोनों का सम कितना है, मैक्सिमम एनर्जी के बराबर है कि नहीं, दिस हाफ q स्क्वायर बाय c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम या फिर टोटल एनर्जी। सॉल्व में अच्छे से। तो ये करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है इंडक्टर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, मैग्नेटिक एनर्जी। जैसे यहाँ पर होगा धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक पूरा का पूरा चार्ज करंट बन के ना चले। इन शॉर्ट कैपेसिटर फुल्ली क्या ना हो जाए, डिस्चार्ज। तो दिस इज द थर्ड केस। तो नाउ लेट अस इमेजिन द कैपेसिटर हैज बीन फुल्ली डिस्चार्ज, कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है। तो चार्ज कितना है बेटा इसमें, 0, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया ना, कंप्लीटली क्या हो गया वो, डिस्चार्ज। तो अब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहाँ रहेगी, कितनी रहेगी, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी रहेगी, यूई इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी ना। तो क्यू तो 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 0 यूई विल बी 0। एंड कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया है, उसकी जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे मैग्नेटिक एनर्जी में जा रही थी। तो अब इसकी एनर्जी 0 हो गई है, तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी एनर्जी किस में चली गई, इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी वो क्या रहेगी, बोल मैक्सिमम रहेगी, क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखना, उसका वैल्यू क्या लिखेंगे वो देखो। बट बिफोर दैट टेल मी वन थिंग, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, जितना चार्ज था सब फ्लो कर चुका है, तो अब मैक्सिमम चार्ज फ्लो कर चुका है, एंड मैक्सिमम चार्ज विल टेल यू मैक्सिमम करंट। तो इस वक्त सर्किट में जो करंट रहा होगा वो कौन सा करंट रहा होगा, मैक्सिमम करंट आई नॉट। कौन सा करंट, मैक्सिमम करंट आई नॉट। तो अब बताना जरा यूबी की वैल्यू क्या रहेगी, हाफ एल इंटू आई नॉट। तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक। ये केस कैसा लिख रहे थे, पॉजिटिव एक्सट्रीम, उल्टा हो गया ना सिनेरियो क्या हो गया बेटा, उल्टा। पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, मैक्सिमम और काइनेटिक 0, सेम इधर हुआ। पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई है, मैग्नेटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी हो गई, 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए हम लोग सब मेरा अच्छे से। एंड टेल मी वन मोर थिंग, दिस विल बी इक्वल टू, इसके बराबर है मैक्सिमम एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखना, इधर इतना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा था, इधर इतना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा था, और अचानक से चार्जेस खत्म हो गए। तो ये करंट रहेगा या खत्म होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। तो अचानक से सडनली दिस करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि चार्ज खत्म हो गया, करंट गायब होने लगेगा। करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब स्टिल करंट चेंज हो रहा है ना, चेंजिंग करंट मीन्स चेंज इन फ्लक्स, इसका फ्लक्स भी चेंज होगा। तो अभी भी इसमें क्या इंक्रीज होगा, ईएमएफ या करंट इंक्रीज होगा ना। लेंज़ेस लॉ क्या बोलता है, करंट ऐसे डायरेक्शन में इंक्रीज होना चाहिए कि वो अपने कॉज को क्या करे, अपोज करे, वो अपने कॉज को क्या करे, अपोज करे। अगर इसमें इंड्यूस होने वाला करंट ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में ऊपर, ठीक है ना, तो वो इसको बढ़ाएगा या कम करेगा। अगर ऐसे डायरेक्शन में करंट आया तो वो इस करंट को बढ़ाएगा या कम करेगा, कम। बट थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो, यहाँ पर इंडक्शन अब हो ही क्यों रहा है, करंट के बढ़ने की वजह से, घटने की वजह से, घटने की वजह से ना। अचानक से चार्ज खत्म हो गया तो करंट क्या होने लगा है, घटने लगा है, तभी तो इधर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। अब अगर करंट भी ऐसी डायरेक्शन में बन रहा है कि इसको और घटा ही रहा है, तब तो लेंज़ेस लॉ का यहाँ पे मतलब लेंज़ेस लॉ बराबर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि नहीं। लेंज़ेस लॉ के मुताबिक करंट यहाँ पर उस डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए कि जो इस घटते हुए करंट को क्या करने लगे, बढ़ाने लगे, उल्टा काम करता है। तो करंट ऐसा उल्टी डायरेक्शन में नहीं है, करंट कैसे डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में, यानी करंट अभी भी ऐसी डायरेक्शन में आएगा इंडक्शन की वजह से। क्यों समझा, एज सून एज द चार्जेस आर फिनिश कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज, ठीक है ना। दिस मैक्सिमम करंट विल नाउ स्टार्ट डिक्रीजिंग, ड्यू टू दिस डिक्रीजिंग करंट there will be flux change associated with the inductor and inductor will start inducing an EMF or current. According to the Lenz's law, the direction of the induced currents must be such that it opposes the cause, which is over here reducing current. तो यहाँ पर जो करंट बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए कि इस रिड्यूसिंग करंट को बढ़ाने लगे, क्या करने लगे, बोल बढ़ाने लगे। अब करंट आप चाहते हो कि आने वाला करंट इस करंट को बढ़ाए, तो इसको अपोज नहीं करना चाहिए, इसको असिस्ट करना चाहिए, उसके डायरेक्शन में होना चाहिए।
तो उसके डायरेक्शन में करंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना। लेकिन सर इधर चार्ज तो खत्म है, इधर चार्ज तो खत्म है, तो अब उस डायरेक्शन में करंट कैसे आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके पास एनर्जी है ना, इसके पास, इस एनर्जी की मदद से दिस इंडक्टर विल स्टार्ट रिमूविंग, पुलिंग आउट द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट। ये प्लेट भी तो मेटल की है ना, उसके अंदर खुद के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, बाहर से दिए गए नहीं, प्लेट के खुद के जो पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड उसको क्या करने लगेगी, खींचने लगेगी। अब मुझे एक बात बताना, एक सरफेस से आप पॉजिटिव चार्ज को खींच के बाहर निकालो, सरफेस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो जैसे ये प्रोसेस चालू होगा, इस प्लेट के ऊपर कौन से चार्जेस आने लगेंगे, नेगेटिव चार्जेस आने। समय अच्छे से तो सब लोग ध्यान से देखना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, देख, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज इंडक्टर, ठीक है ना। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को इंडक्टर के अंदर की एनर्जी ने खींचना शुरू किया, तो इस पर कौन सा चार्ज आने लगेगा, नेगेटिव। और इधर नेगेटिव आया तो बाजू में पॉजिटिव। और नाउ अगेन अ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, बट इट विल बी नॉट आई नॉट, लेकिन ये एनर्जी कैसे करंट फ्लो करे, ठीक है, आई करंट विल फ्लो। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द एनर्जी ओवर हियर, विल इट बी जीरो, क्या हुआ, एनर्जी जीरो है कि नहीं। यहाँ पे क्यू चार्ज आ गया, तो एनर्जी क्या आएगी, बोल, हाफ क्यू स्क्वायर बाय। और यहाँ पर एनर्जी क्या आएगी, विल इट बी मैक्सिमम, ऑब्वियसली नॉट, कितनी रहेगी, हाफ एनर्जी। वापस ऐसी कंडीशन आ गई, मतलब कि अब आपकी मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हुई है, इलेक्ट्रिकल। सेम ये वाली चीज़, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो थी, काइनेटिक मैक्सिमम थी, फिर क्या हुआ, पूरी की पूरी काइनेटिक पोटेंशियल में बदल गई, काइनेटिक जीरो हो गई। अब क्या होने लगा था, वापस उल्टा पोटेंशियल काइनेटिक में बदलने लगी थी, सेम चीज़ हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैक्सिमम थी, मैग्नेटिक जीरो, ये इसमें बदलने लगी। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो हो गई, मैग्नेटिक मैक्सिमम। अब क्या हो रहा है, ये रिटर्न उसमें बदल गई, दिख रहा है, बैक एंड फोर्थ। समझ अच्छे से, हम लोग इस वाली कंडीशन में आ चुके हैं। अब ये कब तक करते रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको कब तक करते रहेगा, जब तक वापस से मैक्सिमम करंट ना फ्लो हो जाए, मतलब इसकी पूरी की पूरी एनर्जी खत्म ना हो जाए। जब तक इसके पास एनर्जी है, तब तक वो चार्जेस को खींचते रहे, तब तक वो चार्जेस को क्या करने लगेगा, वो खींचने लगेगा। और जब एनर्जी खत्म हो जाएगी, चार्जेस को खींचना क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। तो समझो यहाँ पर एनर्जी खत्म होगी, यहाँ से देखना, समझ यहाँ पर एनर्जी खत्म होगी। तो अब नेक्स्ट डायग्राम के समझिए, देख, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर की सारी एनर्जी खत्म हो गई, यूबी विल बी नाउ जीरो। तो अब जितना चार्ज उसने खींचना था वो खींच चुका है, यानी इस वक्त कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, मैक्सिमम, है कि नहीं। और सर्किट में करंट कितना होगा अचानक से, जीरो, क्योंकि अब करंट बंद होने वाला है, ठीक है। उससे पहले यूबी जीरो है, यूवी कितना रहेगा, वो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी, दैट इज मैक्सिमम एनर्जी। क्या बेटा, मैक्सिमम एनर्जी। तो वापस से मेन पोजीशन पे पहुंच गए हम लोग, वापस से मेन पोजीशन पे आ गए, है कि नहीं। फिर से देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गई बेटा, मैक्सिमम हो गई, और मैग्नेटिक क्या हो गई, बोल, जीरो। क्या ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, क्या ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी तो आधा ही हुआ है। मेन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव टू मेन। आप सोचेंगे नहीं सर हो गया ना, जहाँ से चले थे उधर ही आ गए ना, नहीं 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 नहीं, जहाँ से चले उधर नहीं आए, जरा नोटिस करो, जहाँ से चले थे उधर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज थी, और अभी वो चीज़ अचीव नहीं हुई। तो अभी आप मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाओ, पॉजिटिव से मीन पे, अब मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाना होगा। तो जैसे इसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, इसने करंट खींचना बंद कर दिया, कैपेसिटर पूरी तरीके से फुल्ली चार्ज हो गया। तो अब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज होने के बाद चुप बैठेगा क्या, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद क्या करता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद क्या करता है, डिस्चार्ज। तो अब कैपेसिटर अपनी क्या स्टार्ट करेगा, डिस्चार्ज, करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने से। क्या डायरेक्शन क्या है उसका, इसको क्या डायरेक्शन देगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आने लगेंगे ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं वो डायरेक्शन करंट का होता है। तो अब करंट ऐसा फ्लो, पहले करंट ऐसा है, अब करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। व्हाई इज द डायरेक्शन ऑफ करंट गेटिंग रिवर्स, पहले हम लोग पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाते, अब हम लोग नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, ग्राफ उल्टा होगा ना, समझ। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी चेंज, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो सब लोग, कैपेसिटर इंडक्टर, कैपेसिटर इंडक्टर, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाने लगेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाने लगेगा, चार्ज थोड़ा कम होगा, क्यू, इधर एक करंट आ जाएगा। अब जो एनर्जी रहेगी उसकी वैल्यू रहेगी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, विल इट बी मैक्सिमम, नो, मैक्सिमम से थोड़ा कम, और थोड़ी बहुत एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, मैग्नेटिक, क्या रहेगी मैग्नेटिक एनर्जी, क्यू विल बी हाफ आई स्क्वायर। तो वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लग गई, मैग्नेटिक एनर्जी। कब तक होता रहेगा ये, जब तक कैपेसिटर पूरी तरीके से क्या ना हो जाए, डिस्चार्ज। चलो कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज, पूरी तरीके से डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, बोल, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज इंडक्टर,
कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज चार्ज जीरो, तो यूई कितना हो जाएगा जीरो। इस वक्त जो करंट फ्लो कर रहा होगा कैसा करंट रहेगा, मैक्सिमम करंट, और जो मैग्नेटिक एनर्जी रहेगी कैसी रहेगी, मैक्सिमम। एक कहाँ पहुंच गए हम लोग, नेगेटिव एक्सचेंज। एक कहाँ पहुंच गए हम लोग, नेगेटिव एक्सचेंज। अब क्या होगा, रिटर्न यहाँ पे जो काम शुरू हुआ इधर भी वही काम शुरू हुआ। अचानक से चार्ज गया, करंट कम होने लगेगा, करंट कम होने लगेगा तो इसका इंडक्शन होगा ना, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। कौन से डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, ताकि उसको बढ़ाए, जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन, समझ रहे। तो इस डायरेक्शन में करंट को आने के लिए कहाँ से पॉजिटिव चार्ज खींचा जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खींचा जाएगा ना, तो इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आना चालू, नेगेटिव। तो इसके बाद क्या होने लगेगा, ये कैपेसिटर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू, ये इंडक्टर। अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैक्सिमम करंट नहीं रहेगा, मैक्सिमम से थोड़ा कम रहेगा, लेट्स से आई। देख जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उस डायरेक्शन में करंट दिखाएगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उस डायरेक्शन में करंट दिखाएगा, समझो, ठीक है। तो यहाँ पे करंट आ गया। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है जो पहले की जीरो हो गई थी, अब वापस से वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, क्यू चार्ज आ गया ना, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। और मैग्नेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम हो गई थी अब वो थोड़ी कम हो गई, हाफ एल आई स्क्वायर। ये इंडक्टर कब तक चार्जेस को खींचते रहेगा, जब तक उसकी पूरी एनर्जी क्या ना हो जाए, जीरो। तो ध्यान से देखना, समझ, इसकी एनर्जी वापस से जीरो होगी, इसकी एनर्जी वापस से जीरो होगी, इंडक्टर की एनर्जी जीरो हो गई। तो उस टाइम पे कैपेसिटर क्या रहेगा बेटा, फुल्ली चार्ज है, जितना चार्ज उससे खींचा जाना था आपने खींच लिया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी रहेगी, वो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी मैक्सिमम, और ये जीरो। कहाँ पहुँच गए, एग्जैक्टली सेम कंडीशन पे आ गए जहाँ चले जाना। तो दिस कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। ये क्या कंप्लीट करता है, वो वन ऑसिलेशन। ये मीन था, दिस वाज मीन, है ना, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रिटर्न मीन दिखा रहा है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम दिखा रहा है, and then this is mean. This completes your one oscillation. And can you see in this process the electrostatic and magnetic energy is getting back and forth interconverted or change. This oscillation is called as LC oscillation. Do we have a resistor over here? Resistor है क्या? Only inductor and capacitors are there. Inductor और capacitor से जब चार्ज या करंट फ्लो करता है, how much heat is generated? Zero. Power consumption? Zero. मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, आइडियल इंडक्टर, आइडियल कैपेसिटर, यानी इनका कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, तो पावर लॉस कितना होगा, जीरो। तो अगर आइडियल इंडक्टर, आइडियल कैपेसिटर रहेगा तो प्रोसेस कब तक चलते रहेगा, हमेशा इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेगा, चलती रहेगा, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो रही ना हीट के फॉर्म में। लेकिन ये कौन सा केस हो गया, आइडियल, दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई इंडक्टर भी वायर का बना है, मेटल का बना है, कैपेसिटर भी मेटल की प्लेट है, तो उनका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टिव कंपोनेंट रहेगा, खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, जो थोड़ी बहुत हीट क्या करेगा, जनरेट। तो हर ऑसिलेशन में हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, लॉस। तो धीरे धीरे मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम, एम्पलीट्यूड कम होगा। तो एक ऐसा ऑसिलेशन जो हर ऑसिलेशन में जिसका एम्पलीट्यूड कम होता जाए, क्या बोलते हैं इसको, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसकी डैम्पिंग होगी। आइडियली स्पीकिंग इसकी डैम्पिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग रेजिस्टिव कंपोनेंट इधर है तो एनर्जी लॉस होगी, और इसका क्या होगा बेटा, डैम्पिंग होगा। हर ऑसिलेशन डैम्पिंग होगा और ऑसिलेशंस कर लेंगे, फिनिश होगा। एक बात बताओ, अगर ये आइडियल इंडक्टर, आइडियल कैपेसिटर होता ना तो भी इधर डैम्पिंग, वो भी इधर डैम्पिंग। क्यों सर, अगर आइडियल इंडक्टर, आइडियल कैपेसिटर होता देन देयर विल बी नो रेजिस्टेंस, नो हीट लॉस इन द फॉर्म ऑफ, नो एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, देन क्यों डैम्पिंग होती। तब अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी नहीं भी लॉस हो रही है ना, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ अगर कहीं पे आ रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में तो एनर्जी लॉस होगी ना, तो ईएम वेव के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी, तो भी इसका क्या होने वाला बेटा, डैम्पिंग होगी, समझा। सो दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ एलसी ऑसिलेशन। आपको टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है और जो समझाया है उसमें यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक का समझाया। इसके आगे का ना डायग्राम दिया ना समझाया, बस उसने बोला इसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट होगा रिवर्स डायरेक्शन टिल वी डोंट रीच दी फर्स्ट पॉइंट। सब में मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के दे दिया क्या प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। अभी पूरा एक्सप्लेनेशन की तरह पेज नंबर 299 पे उसने स्टार्ट किया और 300 पे आके उसने खत्म किया। सीधा नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। नेक्स्ट हेडिंग क्या बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो उससे पहले हेडिंग डालो एलसी ऑसिलेशन, कुछ मत करो, ये सारे सर्किट डायग्राम को जल्दी से क्विकली एकदम बना, स्केल नहीं, फटाफट इसको ड्रॉ करेंगे 5 मिनट के अंदर करेंगे, समय देन विल स्टार्ट द रेजोनेंस, ठीक है।
रेजोनेंस करके आपको एक टॉपिक दिया, उसमें पहले आपको सीरीज रेजोनेंस सर्किट समझाया, उसके बाद पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। देखो रेजोनेंस आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, वी ऑलरेडी नो व्हाट है रेजोनेंस इज। 2 बार पढ़ लिया आपने रेजोनेंस, 2 बार हो गया आपका रेजोनेंस। एक बार ऑसिलेशन में मैंने पढ़ाया था, एक बार सुपरपोजिशन में मुझे सर पढ़ाया है ना। 2 चैप्टर के अंदर आपको रेजोनेंस आ गया। फिर भी एक बार रिकैप कर लेते किसको बोलते हैं रेजोनेंस। अगर किसी सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, इक्वल हो जाती है, देन उस सिस्टम का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है बेटा, मैक्सिमम। ये कंडीशन क्या कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है। मैं जब ऑसिलेशन पढ़ा था तो मैंने आपको रेजोनेंस की बहुत सारी एग्जांपल्स भी दिया, ठीक है। तो अभी देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस से क्या मतलब है, यानी यहाँ पर एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस कहाँ से पिक्चर में आ रहा है, वो अभी देखते हैं। समझ अच्छे से। तो आपको रेजोनेंस के 2 टॉपिक दिए, एक सीरीज रेजोनेंस दिया, एक पैरेलल रेजोनेंस दिया। आपको दोनों ही टॉपिक में याद रखना है कि कौन मैक्सिमम होता है, कौन मिनिमम होता है। बेसिकली हम लोग 2 चीज़ों को कंपेयर करेंगे, इम्पीडेंस और करंट को। इम्पीडेंस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है। नाउ टेल मी, अगर इम्पीडेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट क्या रहेगा, कम रहेगा। ये उल्टा है ना, इम्पीडेंस बोले तो रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इम्पीडेंस मैक्सिमम रहेगा तो करंट मिनिमम, इम्पीडेंस मिनिमम रहेगा तो करंट मैक्सिमम। तो बेसिकली अपने को यही कंपेयर करना है, कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम, दोनों कंडीशन में। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है कि रेजोनेंस की कंडीशन किस फ्रीक्वेंसी पे अकर करती है, उसका ग्राफ बनाना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, सब लोग बोर्ड पर लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज रेजोनेंस। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा, सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस मतलब मैंने एक इंडक्टर लिया है L, एक कैपेसिटर लिया है C, एक रेजिस्टर लिया है R, तीनों को कैसे कनेक्ट कर दिया बेटा, सीरीज में, एंड वी हैव गिवन इट AC सप्लाई। AC सप्लाई हम लोगों ने इसको दिया, ठीक है। तो एक सीरीज एलसीआर सर्किट मेरे पास है, उसको AC सप्लाई हम लोगों ने दिया। अब वो सारी बातें आप यहाँ पर लिखो, कंसीडर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टर R, कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सप्लाई ऑफ EMF E, है ना, ऐसा वो सब लिखना है, उसके ऊपर नहीं है। सीधा इसके इम्पीडेंस की बात करता हूँ, डायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ दिस विल बी, क्या होता है इम्पीडेंस का फॉर्मूला, Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यानी इम्पीडेंस सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है, XL और XC के ऊपर। Now let us write down the formula of XL and XC. We know the formula of XL and XC. Tell me what is the formula of XL? Omega N. And XC 1 by omega C, which can also be written as 2 pi Fn and 2 pi FC. Now imagine करो at lower frequency, frequency मैंने बहुत मिनिमम रखा, फ्रीक्वेंसी को मैंने बहुत कम रखा है, F की वैल्यू काफ़ी कम, ये कम है तो एक्सेल क्या रहेगा, कम रहेगा, ऊपर है ना दोनों, और फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सी क्या रहेगा, ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट लोअर फ्रीक्वेंसी एक्सेल का वैल्यू बहुत कम होता है, एक्सी का वैल्यू क्या होता है बेटा, काफ़ी ज़्यादा। जस्ट टू इमेजिन, जस्ट टू फील, हम लोग एक नंबर वैल्यू, लेट्स से लोअर फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल का वैल्यू 2 है, एक्सी का वैल्यू 10, एक्सेल बहुत कम, एक्सी बहुत ज़्यादा। समझ में अच्छे से। नाउ एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, एज वी इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी, क्या होगा बताओ, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने की वजह से एक्सेल क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और एक्सी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो एक्सेल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड एक्सी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। मतलब ये एक्सेल जो है 2 से बढ़ के 3, 3 से बढ़ के 4, और एक्सी जो है 10 से कम होके 9, 9 से कम होके 8। अब मुझे फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते जाना, at some frequency कोई तो भी एक फ्रीक्वेंसी आएगी जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल बढ़ते बढ़ते और एक्सी कम होते होते दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। ये 4 से 5 हुआ, 8 से 7 हुआ, ये 5 से 6 हुआ, ये 7 से 6 हुआ, क्या हो गया दोनों, 6 हो गया। तो एट सम फ्रीक्वेंसी कोई तो भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पर एक्सेल का वैल्यू किसके बराबर देगा, एक्सी। तो ये पूरा पार्ट आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये पूरा पार्ट आपको पैराग्राफ में लिखना है। At lower frequency we can see from the formula that XL will be very low and XC will be very high. As we keep on increasing the frequency, the value of XL will start increasing and the value of XC will start decreasing simultaneously. And in this process, at some particular frequency, the value of XL will be equal to XC.
दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा सेम। अच्छा इससे और बढ़ा दिया फ्रीक्वेंसी तो, इससे और बढ़ा दिया फ्रीक्वेंसी तो एक्सएल बढ़ के और ज्यादा हो जाएगा, एक्सी कम और हो जाएगा, यानी ये 6 से 7 हो जाएगा और ये 6 से 5 हो जाएगा। तो फिर एक्सएल एक्सी बराबर रहेगा क्या? नहीं, एक कोई तो भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी जिस पे एक्सएल और एक्सी क्या होगा बेटा बराबर, ना उससे पहले ना उसके बाद। समझ आया अच्छे से? एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर है, दोनों की जगह उसका फॉर्मूला रखो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सएल? 2 पाई एफएन, सही है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सी? 1/2 पाई एफसी, करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी को एक तरफ ले लो, बाकी सब एक तरफ लेके चले, ठीक है ना। तो ये f इधर आएगा, f के पास f से f मल्टीप्लाई हो गया f स्क्वायर 1 बाय ये 2 पाई मल्टीप्लाई हुआ 2 पाई स्क्वायर और ये l और c मल्टीप्लाई हो गया l c, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट, तो f इज इक्वल्स टू 1 बाय 1। या फ्रीक्वेंसी बाद में निकलती है, फ्रीक्वेंसी बाद में निकलती है, पहले देखते हैं यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है कि आई एम सॉरी। तो अगर एक्सएल एक्सी बराबर है बेटा, एक्सएल एक्सी बराबर है तो मुझे बताना जरा एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो जाएगा? 0। तो जब आप यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी को 0 रख दोगे तो बचा खाली कौन? R, ठीक है ना। जब यहाँ पर एक्सएल और एक्सी होता तब z की जो वैल्यू आती, एक्सएल और एक्सी ना होने की वजह से जो वैल्यू आएगी, दोनों में कौन ज्यादा रहेगा कौन कम रहेगा? भाई अगर इधर एक्सएल और एक्सी है तो R में कुछ तो भी ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है मतलब ज्यादा वैल्यू आ रही है, और जब एक्सएल एक्सी नहीं तो सिर्फ R है मतलब वैल्यू क्या आ रही है कम। तो जब एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू 0 होता है, z का वैल्यू R के बराबर हो जाता है, जो कि मिनिमम वैल्यू, क्या वैल्यू होती है बोल? तो व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी z इज मिनिमम, z इज मिनिमम एंड अगर z मिनिमम है तो करंट इज मैक्सिमम। z बोले तो रेजिस्टेंस था, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया तो बहने वाला करंट क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, करंट इज मैक्सिमम। तो ये सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सीरीज रेजोनेंस। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बोल? सीरीज। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरीज रेजोनेंस की खास बात क्या होती है? इसमें इंपीडेंस क्या होता है? मिनिमम, अब करंट क्या होता है? मैक्सिमम। ये सीरीज रेजोनेंस की खास बात होती है। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसे होगा तो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसे होगा इस कॉल, उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको दिखाते एफआर से, इससे दिखाते क्या करते इधर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेते, तब कोई तो भी एक फ्रीक्वेंसी आई थी ना जिस पे एक्सएल एक्सी बराबर होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई थी जिस पर एक्सएल एक्सी बराबर होता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते बोल? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते बोल? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं आपको बोलूँ एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालिए, तो क्या ये ध्यान से देखना, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट एफ आर एक्सएल का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? एक्सी। अभी देखे ना इस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल एक्सी का हो जाता है बराबर। आप फॉर्मूला रखो, एक्सएल का वैल्यू 2 पाई एफ एल, एक्सी 1/2 पाई एफ सी। ये एफ इधर एफ के पास आके मल्टीप्लाई होगा एफ स्क्वायर, और इधर एफ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एफ आर बोल रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है कि 1/2 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई स्क्वायर एल इंटू सी एल सी, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो √1/2 पाई स्क्वायर इंटू एल सी। रूट के बाहर जो जो आ सकता है लेके आ जाओ, क्या क्या बाहर आएगा? 1 का रूट 1, 2 पाई स्क्वायर का रूट 2 पाई √LC। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला बेटा ये सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। अभी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किसका बनाना है? y एक्सिस पर अपन करंट ले रहे हैं, x एक्सिस के ऊपर अपन फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। y एक्सिस पर करंट है, x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। यू ओनली टेल मी, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। लोअर फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी कम थी, एक्सएल क्या था? कम, एक्सी क्या था? ज़्यादा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है तो ये नंबर ज़्यादा है, ये नंबर ज़्यादा रहेगा तो इम्पीडेंस भी ज़्यादा है, और इम्पीडेंस ज़्यादा आ रहा है तो करंट कम है। तो लोअर फ्रीक्वेंसी में करंट की वैल्यू कम है। फ्रीक्वेंसी कम है तो करंट भी क्या है? कहाँ से मिला है मेरे को पॉइंट समझा है? बहुत बेसिक बात है। दो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एक्सएल, कम एक्सएल, ज़्यादा एक्सी, डिफरेंस बहुत ज़्यादा, डिफरेंस ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी तो जेड की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जेड ज़्यादा मतलब करंट कम। नाउ एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे एक्सएल बढ़ने लगेगा, एक्सी कम होने लगेगा, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है? कम। डिफरेंस कम हो रहा है मतलब ये वैल्यू कम हो रही है,
ये वैल्यू कम हो रही मतलब Z कम हो रहा है, Z कम हो रहा है मतलब करंट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे करंट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी द करंट विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। देन देयर विल बी अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेयर XL विल बी इक्वल टू XC। इस पॉइंट पर इंपीडेंस कम होगी क्या हो जाएगा, मिनिमम, और करंट बढ़ करके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये ग्राफ अपने पीक को पहुंचेगा, दिस इज द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। और ऐसा कौन सी फ्रीक्वेंसी पर होता है बोलो, ऐसा कौन सी फ्रीक्वेंसी पर होता है, जब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। अब अगर फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया तो, अगर फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया तो XL और बढ़ जाएगा, XC और कम हो जाएगा, डिफरेंस आ गया वापस, डिफरेंस आया थोड़ा बहुत यहाँ पर, तो ये वैल्यू वापस से थोड़ी बढ़ी, और Z थोड़ा बढ़ा तो करंट कम। फ्रीक्वेंसी और बढ़ाया, डिफरेंस और बढ़ गया, डिफरेंस और बढ़ा, ये वैल्यू और बढ़ी, करंट और कम। यानी इसके आगे अगर फ्रीक्वेंसी लिखी जाए तो करंट कम 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 होता जाएगा। तो ग्राफ कैसा है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ये सीरीज रेजोनेंट सर्किट का ग्राफ। अगर क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, बना लेंगे इसको। सीरीज रेजोनेंस कहते हैं, ये जो ग्राफ बना है इसको हम लोग कहते हैं बेटा सीरीज रेजोनेंस कर्व। व्हाट डू वी कॉल इट एज, सीरीज रेजोनेंस कर्व। सबको अच्छे से समझा ना। इफ यू सी वन थिंग, एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसपे इस सर्किट का करंट क्या है बेटा, मैक्सिमम। उससे पहले और उसके बाद में करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। करंट क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो हम लोग सीरीज रेजोनेंट सर्किट को ना एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बोल, एक्सेप्टर सर्किट। क्यों कहते हैं सर एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि अगर आप सीरीज रेजोनेंट सर्किट को बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को फीड करते जाओगे ना, तो बाकी सब फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा बेटा, बाकी सब फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, हटाते जाएगा। क्योंकि उधर करंट क्या है बोल, मिनिमम, करंट क्या है बोल, मिनिमम। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी जिसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उधर करंट क्या है बेटा, मैक्सिमम। तो सर्किट को जब नाम देना होता है ना, कि मैं एक्सेप्टर बोलूँ या रिजेक्टर बोलूँ, तो ये देखने का कि वो सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। तो ये सर्किट के ऊपर देखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम। यानी सर्किट में करंट आ रहा है, यानी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। समझ आ रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। उससे पहले और उसके बाद में करंट क्या है, मिनिमम है, करंट आ ही नहीं रहा है सर्किट में, तो वो फ्रीक्वेंसी किसी काम की है क्या, नहीं। तो जब मुझे कोई ऐसा सर्किट बनाना होता है जिसमें मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस सर्किट में 10 फ्रीक्वेंसी है, AC सप्लाई की 10 फ्रीक्वेंसी है, और इस सर्किट में करंट ना बहे, बस एक कोई तो भी फ्रीक्वेंसी है, सर्किट उसी को एक्सेप्ट करे और तभी करंट बाहर, तब मैं सीरीज रेजोनेंस बना दूँ। इसीलिए सर्किट को क्या नाम दिया जाता है, एक्सेप्टर सर्किट। Whenever I want to accept a particular frequency, then we apply what, LCR series। समझे, वो एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा तभी सर्किट में करंट आएगा, वरना सर्किट में करंट नहीं आएगा। ज्यादा अच्छा रेजोनेंट सर्किट किसको बोलेंगे मालूम, जिसका एक ग्राफ जितना ज्यादा स्टीपिंग बनेगा, जितना ज्यादा शार्प बनेगा, कैसे, मतलब सिर्फ सीरीज रेजोनेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट आएगा, उससे पहले और उसके बाद में करंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, नहीं। तो एक ये ग्राफ बनाया मैंने आपके सामने, एक ये ग्राफ बनाया मैंने आपके सामने, दोनों ही सीरीज रेजोनेंस का ग्राफ है। कौन सा सीरीज रेजोनेंस ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर सर्किट है, ऑब्वियसली दिस वन। इसमें एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करा, बाकी सबको रिजेक्ट कर रहा। ये वाला उतना अच्छा एक्सेप्टर सर्किट है क्या, नहीं। ये इसको भी एक्सेप्ट करा है, थोड़ा बहुत आजू बाजू में भी एक्सेप्ट कर देंगे, ये कॉम्प्रोमाइज है थोड़ा सा, समझ अच्छे से। तो दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, खत्म। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, जो पढ़ाया ना उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स में कंक्लूजन बना के डालनी। तो इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लो, पूछ सकता है, राइट डाउन द सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। यहाँ से थ्योरी से आ सकते हैं अगर आया तो। 5 पॉइंट है, पांचों आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखो, रेजोनेंस अकर व्हेन XL इक्वल टू XC, हाँ या ना, यही पॉइंट लिखा है पहला वाला। XL की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, XC की। दूसरा पॉइंट बोलो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR=1/2π√LC, इज इट करेक्ट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, FR=1/2π√LC। थर्ड वन पढ़ो, impedance is minimum and circuit is purely resistive। impedance की वैल्यू क्या है बेटा, मिनिमम, इज इट नॉट। देखो जरा, impedance क्या है बेटा, मिनिमम। और जब XL XC बराबर होता है, XL माइनस XC 0 होता है, तो Z किसके बराबर हो जाता है, R के। मतलब सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है, प्योरली रेजिस्टिव। वही बात लिखी हुई, हाँ या ना। चौथा पॉइंट, करंट एज अ मैक्सिमम वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंपीडेंस मिनिमम है तो करंट क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमम। ये भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट जो अभी यहाँ पर समझा रहा था मैं आपको, ठीक है ना, ध्यान से देखो।
When a number of frequencies are fed to it, जब इस सीरीज एनसीआर सर्किट को आप बहुत सारी फ्रीक्वेंसी एक के बाद एक देते जाओगे, इट एक्सेप्ट ओनली वन फ्रीक्वेंसी एफआर, तो वो सिर्फ कौन सी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, एंड रिजेक्ट टू अदर फ्रीक्वेंसी, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो मैंने बोला था नाम देने के लिए हम लोग किसको देखते हैं कि सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा है, तो सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट, बाकी सबको रिजेक्ट कर रहा है। तो क्या कहलाएगा इस सर्किट को, ध्यान से, द करंट इज मैक्सिमम फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, हेंस इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट। इस फिफ्थ पॉइंट के ऊपर स्पेशली मार्क कर लो, आपसे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। A series LCR circuit is also called as acceptor circuit. Explain why. Explain कर लोगे बेटा, वही आंसर है उसका कि जब इसको बहुत सारी फ्रीक्वेंसी देते हैं तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको क्या करता है, रिजेक्ट, जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी में करंट मैक्सिमम होता है, उससे पहले उसके बाद में करंट मिनिमम होता है। तो ये एक ही फ्रीक्वेंसी को, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी सबको रिजेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको कौन सा सर्किट कहते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। फिनिश, खत्म हो गया सीरीज रेजोनेंस, इस कंप्लीट सीरीज रेजोनेंस, सबको एकदम अच्छे समझा। नाउ सेकंड वन, पैरेलल रेजोनेंस। दूसरा कौन सा बेटा, पैरेलल रेजोनेंस। उसी के बाजू में, उसी के नीचे आपको हेडिंग मिल जाएगी, बहुत ही सिंपल ये भी, खाली इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन रहेगा बस। सब बोर्ड पर देखो बेटा, सब बोर्ड पर देखो, इसमें हमने क्या किया था, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया था। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक इंडक्टर लेंगे और एक कैपेसिटर लेंगे बस, एक है इंडक्टर, एक है कैपेसिटर, और दोनों को सीरीज में नहीं कनेक्ट कर रहे, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड वी हैव गिवन इट एसी सप्लाई, इसको एक एसी सप्लाई हमने दिया। अब यहाँ पर होगा क्या, इधर से जो करंट जाएगा आई, वो इस पॉइंट पर आने के बाद क्या हो जाएगा, वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पैरेलल ना, पैरेलल में करंट बढ़ जाता है। तो समझो ऊपर जो करंट जा रहा है इसको मैं नाम देता हूँ आईसी, और नीचे जो करंट जा रहा है इसको मैं नाम देता हूँ आई। वाई, कैपेसिटर से जाने वाला करंट आईसी, इंडक्टर से जाने वाला करंट आई। हाँ, ईएमएफ तीनों पॉइंट पर सेम रहेगा, पैरेलल में करंट वाले से अलग होता है, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो इसका ईएमएफ समझो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अभी लिखते हैं उसको, तो अगर ध्यान से देखना, कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ inductance L and a capacitor of capacitance C connected in parallel with an AC supply of EMF E is equals to E naught sin omega। सही है बेटा, सही बेटा। अब बात करते हैं करंट की। तो इफ यू रिमेंबर, इन द केस ऑफ एन इंडक्टर द करंट लैग्स बाय 90 डिग्री, याद है क्या, टॉकिंग अबाउट इंडक्टर, इंडक्टर बोले तो एन, कौन से 3 डिजिट लेंगे, लास्ट के 3, तो लास्ट के 3 डिजिट में देखो V पहले आ रहा है, I बाद में आ रहा है, मतलब V लीड कर रहा है और I लैग कर रहा है। तो इंडक्टर के केस में करंट क्या करता है, लैग करता है। तो इधर ध्यान से देखना, इन इंडक्टर करंट lags EMF by how much degree, 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। इसके करंट का इक्वेशन क्या है, वो इंडक्टर के करंट का इक्वेशन IL will be I naught into sin ओमेगा टी, सॉरी लैग है ना, माइनस पाई बाय 2, sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, करेक्ट है। अब ये I नॉट को भी थोड़ा सा चेंज करो, मैं I नॉट को इन टर्म्स ऑफ E नॉट लेके आ रहा हूँ। बेटा याद करो, रेजिस्टेंस जो होता है R हो, चाहे XL हो, चाहे XC हो, चाहे Z हो, इन चारों के लिए एक फॉर्मूला कॉमन था, कौन सा, याद कर, E नॉट बाय I नॉट, है ना। तो यहाँ से मुझे होता है ना, I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नॉट बाय XL, तो इस I नॉट की जगह पर आ जाएगा E नॉट बाय XL। इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे तो माइनस बाहर आएगा, वो माइनस को चाहे थीटा के साथ लिखो, चाहे पूरा बाहर निकाल चलेगा ना, तो माइनस को पूरा बाहर निकाल लिया, क्या बन गया, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, दिस माइनस दिस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट बाय एक्सेल, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार नहीं समझाते बेटो, अभी कल ही किए थे, परसों भी किए थे। ई नॉट बाय एक्सेल, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एन, ठीक, इसका वैल्यू आ गया बोल आई एन। नाउ डू सेम थिंग विद द कैपेसिटर। कैपेसिटर में कौन लैग करता है, कौन लीड करता है, देखो जरा ध्यान से देखो। कैपेसिटर बोले तो C,
कौन से 3 डिजिट लोगे? शुरू की 3 डिजिट। तो ये C4 कैपेसिटर, उसको हटाओ। I और V में कौन पहले आया? I, मतलब करंट लीड कर, और वोल्टेज क्या करता है? लैग। तो इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय हाउ मच रेडियन? बाय 2 रेडियन। तो उसका इक्वेशन क्या है? देखो उसका इक्वेशन क्या है बेटा? उसका इक्वेशन क्या आएगा? IC इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। लीड मतलब प्लस पाई बाई 2। फिर से I नॉट को चेंज करते हैं। मैंने बोला था R XL XC Z चारों का सेम फॉर्मूला होता है। तो XC यहाँ पर XL नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? XC, क्योंकि इसकी बात चल रही है कैपेसिटर। क्या रहेगा इसका फॉर्मूला? E नॉट बाय I नॉट। टेल मी व्हाट विल बी I नॉट? E नॉट बाय XC। तो यहाँ पर रख दो I नॉट की जगह पर E नॉट बाय XC साइन, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब कल फिर बताया था साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा में क्या होता है? कॉस थीटा। तो IC की वैल्यू विल बी टेल मी E नॉट बाय XC इनटू कॉस ओमेगा टी। दिस इज IC। नाउ इन द सर्किट यू ओनली टेल मी व्हाट विल बी IL प्लस IC। बताओ IL प्लस IC क्या रहेगा? I रहेगा ना? रहेगा तो सोचने ना, ये I तो बढ़कर IC IL बना है ना, तो IC प्लस IL मिलकर के क्या आएगा? I, किरचॉफ करंट लॉ। भूल गए क्या? ठीक है ना? ये दोनों जो करंट है जो जंक्शन को लीव कर रहा है वो आने वाले करंट की क्या रहेगा? बराबर है। I विल बी IL प्लस IC। दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। I को ऐसे लेने दो, I को ऐसे लेने दो। व्हाट इज IL? व्हाट इज IL? माइनस E नॉट बाय XL cos ओमेगा टी प्लस IC कितना बड़ा? E नॉट बाय XC cos ओमेगा टी। जो चीजें कांस्टेंट डिग्री, क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है दोनों? E नॉट और cos ओमेगा टी। तो E नॉट को बाहर निकाल लो, cos ओमेगा टी को बाहर निकाल लो। क्या बचा? इधर बचा माइनस 1 बाय XL और यहाँ पर 1 बाय XC। तो I का वैल्यू क्या आ रहा है? देख, E नॉट cos ओमेगा टी, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 बाय XC माइनस 1 बाय XL। So this is the formula for current. This is the formula for current. Tell me when will be this I minimum? ये I minimum कब रहेगा? जब 1 by XL minus 1 by XC का वैल्यू 0 हो जाए। भाई ये जैसे ही 0 हुआ मल्टीप्लाई होकर पूरा कितना हो जाएगा? 0। और करंट की वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम। तो ध्यान से देखना, I will be minimum. Current will be minimum when 1 by XC minus 1 by XL is equals to 0. 1 by XC minus 1 by XL is equals to 0. जरा ध्यान से देखना, ये 1 by XC ऐसी रहेगा, ये 1 by XL उधर चला गया, माइनस में था वहाँ गया तो प्लस में, दोनों को इन्वर्ट इंटू कर दो, क्या हो जाएगा? XC is equals to XL or else I can write down XL is equals to XC. And you see one thing, we have reached the condition of resonance. आगे हम लोग resonance की condition पर, ठीक है ना? resonance की condition पर आगे बेटा हम लोग, but there is a basic difference. यहाँ पर क्या हुआ था? at resonance current was, और यहाँ पर resonance की condition कब आई है? when current is distinguished point. समझ में आ रहा है अच्छे से? यहाँ पर resonance कब आया था बोल? जब करंट मैक्सिमम था। यहाँ पर रेजोनेंस कब आया बोल? जब करंट मिनिमम। ठीक है ना? इन पैरेलल रेजोनेंस के अंदर सबसे पहली बात, करंट क्या रहेगा बेटा? मिनिमम रहेगा। करंट क्या रहेगा? मिनिमम। और अगर करंट मिनिमम है तो इम्पीडेंस मैक्सिमम रहेगा। इम्पीडेंस क्या रहेगा बोल? मैक्सिमम रहेगा। और ऐसा जिस फ्रीक्वेंसी पे होगा उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सेम टेल मी क्या आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्म? इसकी रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी? XL इक्वल टू XC। इसकी रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? XL इक्वल टू XC। तो FR का फॉर्मूला क्या लेना? सेम। व्हेन यू विल डू द डेरिवेशन, XL इक्वल टू XC, फिर वही चीज 2 पाई FRL 1 बाय 2 पाई FRC। FR इधर आके मल्टीप्लाई FR स्क्वायर 1 बाय 2 पाई स्क्वायर LC। स्क्वायर उधर जाएगा, रूट क्या आएगा FR का फॉर्मूला? 1 बाय 2 पाई अंडर रूट LC। मतलब चाहे सीरीज रेजोनेंस हो चाहे पैरेलल रेजोनेंस हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा? सेम। तो ये वाला पार्ट दोनों में सेम। ठीक है? डिस्टिंग्विश क्या है बोलो? डिस्टिंग्विश क्या है? सीरीज रेजोनेंट में
करंट मैक्सिमम होता है, पैरेलल रेजोनेंस में करंट मिनिमम होता है, सीरीज रेजोनेंस में इम्पीडेंस मिनिमम होता है, यहाँ पर इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है। समझ में आ रहा चीज से? एक डिफरेंस और ग्राफ का, लेट अस सी द ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसा बना था, देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। और इसके ग्राफ में सब लोग बोर्ड पर देखिएगा। तो y एक्सिस पर मैंने ले लिया बेटा करंट, y एक्सिस पर करंट ले लिया हमने, x एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अच्छी फ्रीक्वेंसी को लो रखते हैं, लेट कीप द फ्रीक्वेंसी लो। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी को लो रखूंगा तो एक्सेल क्या रहेगा, कम रहेगा, एक्सी क्या रहेगा, ज्यादा। तो ध्यान से देखना, एक्सेल कम है, एक्सी ज्यादा है, एक्सेल कम है, एक्सी ज्यादा है, एक्सेल कम है और एक्सी ज्यादा है, एक्सेल कम है, एक्सी ज्यादा है। तो जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये बहुत कम, ये बहुत ज्यादा, डिफरेंस आएगा, अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। और अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है मतलब ये वैल्यू बड़ी है, और ये वैल्यू बड़ी है तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे करंट मिनिमम नहीं रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। फिर से बताओ कैसे, फ्रीक्वेंसी लो मतलब एक्सेल कम, एक्सी ज्यादा। देख ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, जब 1 अपॉन करोगे तो जो ज्यादा वैल्यू है वो कम हो जाएगी और जो कम वाली वैल्यू है ज्यादा हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक वैल्यू बहुत कम है, एक वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा ना अच्छा खासा। यहाँ पर अच्छी खासी वैल्यू आ रही है तो करंट भी क्या रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो एक लो फ्रीक्वेंसी करंट विल बी हाई। तो इधर पे लो फ्रीक्वेंसी पे करंट लो नहीं रहेगा, करंट हाई। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्सेल बढ़ने लगेगा, एक्सी कम होने लगेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम। तो इधर भी डिफरेंस क्या होगा, कम। डिफरेंस कम हुआ तो करंट की वैल्यू कम। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे करंट की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम। करंट की वैल्यू कम। और फिर एक पॉइंट आएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पर करंट कम होते होते क्या आएगा, एकदम मिनिमम होगा। और जब करंट मिनिमम होता है कौन सी कंडीशन होती है, वो रेजोनेंस। तो इस टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो एफ। तो जिस पॉइंट पर करंट अपने मिनिमम वैल्यू पर पहुंचेगा दैट विल बी योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आप समझो यहाँ से करंट को और यहाँ से फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाएं, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा तो करंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी और बढ़ाए डिफरेंस और बढ़ेगा, और डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी और बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्राफ देख सर, ऐसा उल्टा हो गया ग्राफ, ऐसा ग्राफ ऐसा उल्टा हो गया, समझ में आ रहा है ना। सी वन थिंग, एक पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उससे पहले की सारी फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम, उसके बाद की सारी फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या है, मैक्सिमम। यानी उन सारी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर लिए जाते, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वहां पर करंट मिनिमम है, उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, रिजेक्ट करे। तो ये सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है, तो इसको कौन सा सर्किट बोलेंगे, रिजेक्टर सर्किट। कौन सा सर्किट, रिजेक्टर सर्किट। ये ऐसी जगहों पर काम आता है जब मेरा मकसद ये है कि अगर मैं इस सर्किट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सप्लाईज को दे रहा हूँ, तो मेरा मकसद ये है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो मैं नहीं चाहता हूँ कि सर्किट में एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट हो जाना चाहिए, तो हम लोग पैरेलल सर्किट पे इसको उल्टा काम है पूरा, दिख रहा है। सीरीज को कब यूज करते हैं, जब मेरा मकसद होता है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को किसको भी एक्सेप्ट मत करना, बस एक पर्टिकुलर एफआर को एक्सेप्ट करना, तब हम लोग इसको यूज करते हैं एक्सेप्टर सर्किट। लेकिन जब मेरा मकसद होता है बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आएगी, सबको एक्सेप्ट करो, बस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उसी को नहीं एक्सेप्ट करना, एफआर को नहीं एक्सेप्ट करना, उसको रिजेक्ट कर देना, तब हम लोग कौन सा सर्किट यूज करते हैं, रिजेक्टर सर्किट। कैन यू सी द डिस्टिंग्विश पॉइंट, करंट इज maximum, current is minimum, impedance is minimum, impedance is maximum, इसका ग्राफ, ठीक है ना। It is also known as acceptor circuit, it is also known as rejector circuit। लिख लेंगे अगर डिस्टिंग्विश आए तो आपका होमवर्क, राइट ऑन द डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। समझ अच्छे से। सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, स्टार मार्क करेंगे, पैरेलल सर्किट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और स्टार मार्क करेंगे बेटा सब लोग। क्या दिया देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। नंबर 1, रेजोनेंस अकर व्हेन XL इज इक्वल्स टू XC। सही बात है, इसमें भी रेजोनेंस कब होता है, जब XL और XC की वैल्यू क्या रहती है बेटा, बराबर। नेक्स्ट वन, इंपेडेंस इज मैक्सिमम, इज इट करेक्ट। Z की वैल्यू क्या है देखना, मैक्सिमम है। नेक्स्ट वन, करंट इज मिनिमम, सही है क्या, करंट क्या बेटा, मिनिमम है। आगे बढ़ो। पांचवा, व्हेन अल्टरनेटिंग, अच्छा दूसरा मैंने छोड़ दिया, सॉरी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल्स टू 1/√2LC, 2√LC, सॉरी, समझा। अच्छा ये दो पॉइंट जो है पहला और दूसरा, वो दोनों में कॉमन है, डिस्टिंग्विश नहीं, सिमिलैरिटी।
उसके बाद के पॉइंट डिस्टिंग्विश किए। समझ में आ रहे अच्छे से? आखिरी पॉइंट एक पांचवा, उधर पाई मिस कर दिया उसने, पाई लिख दो वहां। पांचवा पॉइंट देखेंगे अभी सब लोग। When alternating current of different frequencies are sent through the parallel resonant circuit, it offers a very high impedance to the current of the resonant frequency and reject it, but allows the current of the other frequency. सिर्फ resonant frequency को ये high impedance देकर reject कर देता है, बाकी सारी frequency के current को ये क्या करता है? allow करता है, ठीक है ना? To pass through it, hence called as rejector circuit. इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिजेक्टर। Why do we call a parallel resonant circuit as a rejector circuit? समझ में आया सब कुछ? दोनों याद रखना। एक डिस्टिंग्विश पॉइंट ये भी है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट एक्सेप्ट द करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड रिजेक्ट करंट एट ऑल द अदर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या है? पैरेलल रेजोनेंट सर्किट रिजेक्ट द करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेप्ट द करंट एट ऑल अदर फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद लिखना है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिजेक्टर सर्किट। 5 डिस्टिंग्विश के पॉइंट मैंने आपको ऐसा बता दिया। इज इट वेरी मच क्लियर? सबको अच्छे से समझा? तो यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म हो जाता है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। अब दो छोटी छोटी थ्योरी और है, एक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या उसको क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, और एक है चोरी पॉइंट। ये पूरा लिखो, फिर वो दोनों पढ़ा दो थ्योरी।